साथियों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं सिविल सारथी में। कल हमने नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका के आसपास जलीय संरचनाओं, सागर, महासागर, खाड़ी आदि को देखा। आज हम उसी को रिकॉल करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार हम आउटलाइन मैप में इन स्थानों को जो हमने याद किए हैं उन्हें इंगित कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, फिर हम आसपास घूमते हुए फिर आपको आज की क्लास में प्रवेश कराएंगे। तो चलिए, यहाँ था, आपको याद होगा अलास्का था। अलास्का यूएसए का 49th स्टेट था, जो हम यूएसए ने रसिया से ख़रीदा था अलास्का। उसके बाद था कनाडा। आप देखते चलिए और रिकॉल करते चलिए। यूएसए, दोस्तों ये मैप जो है ये पूरा यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये पूरा मैक्सिको है। इसके बीच में जो डिवाइडेशन दिया हुआ है ये किसी और कारण से है, तो हम इसको सही करेंगे मैप को। तो चलिए इस वाइट पेन लेते हैं और इसको हम वाइट करके, अब ये सही हो गया है दोस्तों। अब आपको कोई दुविधा नहीं होगी। तो चलिए फिर से हम देखते हैं, ये पूरा मैक्सिको है। मैक्सिको के बाद जो मध्य अमेरिका के जो देश हैं मैक्सिको से स्टार्ट हो जाते हैं। ये है हमारा ग्वाटेमाला, ये था हमारा बेलीज। हमने जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद किया था, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज। एल सल्वाडोर जो सिर्फ फ्रांस प्रशांत महासागर के तट पर था, बेलीज जो सिर्फ अटलांटिक महासागर के तट पर था। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। इसके बाद लग जाता है ये साउथ अमेरिका। तो ये है हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। दोस्तों अब हम जलीय राशियों के बारे में बात करेंगे, कहाँ से हमने प्रारंभ किया था और कहाँ हमने अंत किया था। तो एक ही स्थान से आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक ओशियन में हमने शुरू किया था। आप रिकॉल कीजिए, ब्यूफोर्ट सी है जो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और बेरिंग जल संधि को पार करके हम यहीं पहुँचेंगे। ये है हमारा पैसिफिक ओशियन और ये है हमारा अटलांटिक ओशियन। आप इसी प्रकार ब्लैंक मैप के माध्यम से जो आउटलाइन मैप मिलता है मार्केट में, उसको ख़रीद के लाएं और उसमें इस प्रकार से रिवीजन करें। आप देखिए, आप मैप में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद रहेगा हमेशा। ब्यूफोर्ट सी से हम चलेंगे और ब्यूफोर्ट सी पर अंत करेंगे। तो आइए दोस्तों फिर से यात्रा का आनंद लेते हैं। ब्यूफोर्ट सी से हम पहुँचे बैंक आइलैंड से विक्टोरिया आइलैंड से क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से हम पहुँचे थे बैफिन आइलैंड से बैफिन की खाड़ी पार करके हम ग्रीनलैंड पहुँचे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है और इस पर डेनमार्क का पॉलिटिकली राइट है। डेनमार्क, ये एक्स्ट्रा लग गया इसमें, डेनमार्क, और ये स्वायत्त राज्य कहा जाता है डेनमार्क का। उसके बाद यहाँ डेविस जल संधि को, जो जल संधि सक्रिय भाग में होती है, यहाँ पर डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि को पार करके हम फिर से एलिजाबेथ द्वीप पे पहुँचे और हमने अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया। अटलांटिक महासागर में प्रवेश करके हम जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी से होते हुए हडसन जल संधि को पार करके उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा की खाड़ी और निकलते हुए हम पहुँचे थे लेब्राडोर सी किस में पड़ता है दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। आप जल संधियों को भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर बेफिन की खाड़ी है और लेब्राडोर सी है। तो डेविस जल संधि लेब्राडोर सी को किससे जोड़ेगी? बेफिन की खाड़ी से। और किसको अलग करेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेब्राडोर सी से हम पहुँचे थे कनाडा के एक प्रांत न्यू फाउंडलैंड में, जो अलग होता है बेली आइले जल संधि से। दोस्तों यहाँ थी बेली आइले जल संधि, जिसे पार करके हम पहुँचे थे सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो दोस्तों बेली आइले जल संधि किस को जोड़ती है, ये भी आप कमेंट कीजिए। यानी आपको दिख रहा है लेब्राडोर सी से सेंट लॉरेंस की खाड़ी जोड़ रही है। ये सेंट लॉरेंस की नदी जो है ये कोई मामूली नदी नहीं है, ये ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है और उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा के लिए व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद हम न्यू फाउंडलैंड से यहाँ ग्रैंड बैंक देखा था हमने, जहाँ ठंडी और गर्म जल धाराओं का मिक्सअप हो रहा था। इधर से आ रही थी गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म है और इधर से आ रही थी लेब्राडोर धारा। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे कि जल धाराएँ किस प्रकार प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर मछलियों का भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। ये मछलियाँ वैश्विक स्तर पर निर्यात की जाती हैं। यहाँ से हम देखेंगे, आगे चले थे हम तो हमें यहाँ नोवा स्कॉचिया मिला, जो कि कनाडा में पड़ता है। यहाँ पर एक हैलीफैक्स नगर था। इसके बाद हमने यहाँ देखा दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं। इसके बाद हम केप कॉड,
लॉन्ग आइलैंड पर हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। केप कॉड के नज़दीक हमने देखा बोस्टन, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में महत्व रखता है। यहाँ से व्यापार होता था चाय का। और हम आगे चले थे यहाँ से तो हमें चेसअपके की खाड़ी मिली। चेसअपके बे पे हमें वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वो मिला। उसके बाद हम कैप हैट्रस पहुँचे। कैप हैट्रस, ये कैप का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, पहली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये तीनों से घिरा हुआ है। इसकी जलवायु के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है नॉर्मली पश्चिमी तट पर पाई जाती है, लेकिन ये एक अपवाद माना जाता है। यहाँ रसदार फलों की खेती होती है। इसके बाद हम फ्लोरिडा जल संधि को पार करके क्यूबा पहुँचे थे, लेकिन हमें क्यूबा नहीं जाना था। हमें बहामास आइलैंड देखा हमने, इसके पास में बहामास आइलैंड है। और यहाँ हम कल जो हमने मिस किया था, एक बरमूडा आइलैंड है। ये बहामास आइलैंड, बरमूडा, और हम यहाँ देखेंगे प्यूर्टो रिको। इसके बीच में सरागेसो सागर पाया जाता है। ये अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल, यहाँ सरागेसो नामक घास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सरागेसो सागर पड़ा है। इसकी हम भौतिक जो घटना है, मतलब इसकी फिनोमेनन है, इसको आगे देखेंगे। आज हम इतना ही जानते हैं, आप इसके बारे में गूगल सर्च कीजिएगा। तो हम फ्लोरिडा से मैक्सिको की खाड़ी पहुँचे थे, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद हम मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में पहुँचे। युकाटान पेनिनसुला के बाद हमने युकाटान चैनल पार किया। यहाँ कैरेबियन, दोस्तों यहाँ क्या है, कैरेबियन सी है। तो कैरेबियन सी को हमने यहाँ देखा। तो युकाटान चैनल को पार करके, यानी जल संधि को पार करके हम क्यूबा पहुँचे। क्यूबा से हम हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये हिस्पैनियोला आइलैंड कहे जाते हैं, यहाँ हम पहुँचे थे विंडवर्ड पैसेज को पार करके। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद हम मोना पैसेज को पार करते हुए प्यूर्टो रिको पहुँचे, जहाँ यूएसए का अधिकार था इस आइलैंड पर। इसके बाद हमने यहाँ द्वीपों की एक श्रृंखला देखी, जिसे हम लेसर एंटिलीज का नाम दिया था। दोस्तों कैरेबियन सी में जो छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं, ये जमैका वगैरह को मिलाकर इन्हें हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। एक समूह बनाया गया है, ये देश साथ साथ, मतलब जो आइलैंड है उन्होंने एक अपना समूह बनाया है, इसी नाम से वो क्रिकेट खेलते हैं दुनिया में। हम जो ग्रेटर एंटिलीज़ है, क्यूबा, जमैका और बड़े बड़े जो द्वीप हैं इस क्षेत्र के, जैसे हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, इन सब को मिलाकर हम ग्रेटर एंटिलीज़ का नाम देते हैं। आप इसको रिकॉल करें। इसके बाद हमने देखा था, यहाँ थी डेरियन की खाड़ी, डेरियन बे ऑफ, यानी गल्फ ऑफ डेरियन, यहाँ पर गल्फ ऑफ डेरियन देखा। इसके बाद हमने प्रशांत महासागर में प्रवेश करने के लिए, पहले जो है व्यापार कैसे होता था, पूरा साउथ अमेरिका घूम के हमें पश्चिमी तट पर आने के लिए व्यापार इस प्रकार होता था, जो काफ़ी लंबा पड़ता था। इसको कम करने के लिए और व्यापारिक महत्व को देखते हुए पनामा नहर बनाई गई। इस पनामा नहर के बारे में आप सर्च कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर में इसका तट पड़ता है, वो कोलन बंदरगाह है। इसके बाद पनामा साइड में जो पड़ता है वो पनामा सिटी पड़ता है, यहाँ की राजधानी भी पनामा सिटी है। यहाँ से हम गटून लेक, इसके बीच में जल को नियंत्रित करने के लिए एक लेक बनाई गई है, जिसे हमने गटून लेक नाम देते हैं। इसको पार करके हम कहाँ पहुँचे थे दोस्तों, तो हम पैसिफिक ओशियन में पहुँच गए, जो काफ़ी ईजी रास्ता यहाँ से पड़ता है। तो पैसिफिक ओशियन, मतलब पैसिफिक सी नहीं, पैसिफिक ओशियन है ये। पैसिफिक ओशियन में हम कहाँ पहुँचे, तट रेखा को चलते हुए हम कैलिफोर्निया की खाड़ी, या हमने कैलिफोर्निया की खाड़ी देखी, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। उसके बाद हमने यहाँ सैन डिएगो देखा था, जो नज़दीकतम बंदरगाह था पश्चिमी तट का। उसके बाद फिर हम पहुँचे थे लॉस एंजलिस। उसके बाद हमने देखा सैन फ्रांसिस्को, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु में पड़ता है, यहाँ रसदार फलों की खेती होती है। इसका हम कारण जानेंगे जलवायु विज्ञान में। उसके बाद हमने वैंकूवर आइलैंड देखा था, यहाँ जॉन डी फी का जल संधि है। जॉन डी फी का जल संधि के बाद हमने क्वीन चार्लोट आइलैंड देखे, अलेक्जेंडर आर्कीपेलागो देखा। उसके बाद अलास्का की खाड़ी, कोडियक आइलैंड, एल्यूशियन द्वीप समूह। उसके बाद हम बेरिंग सी पहुँचे। दोस्तों बेरिंग सी में बेरिंग जल संधि को पार करके हम ब्यूफोर्ट सी पहुँचे। इस प्रकार ये कल की क्लास हुई। आज हम अपनी क्लास फिर से शुरू करते हैं। इसको आप इस प्रकार से आप मैप को याद कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका में पर्वत और पठारों की संरचना, किस प्रकार से पर्वत और पठारों की यहाँ पर संरचना देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आपको पर्वत और पठारों से रूबरू कराया जाता है। पहले हम जानते हैं पर्वत और पठार क्या होते हैं।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो जानते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो, समझ विकसित हो। तो आइए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आइए पर्वत और पठार। आज कीड़े दिक्कत कर रहे हैं, सॉरी, पेन चेंज कर लेते हैं। पर्वत, इसको बोलते हैं माउंटेन, और पठार। पर्वत पठार को जानने से पहले हम एक मैप बनाते हैं। ये आपको मैप है, इससे आपको समझ में आएगा पर्वत पठार। ये आपका पर्वत है, इसका जो आधार है ये चौड़ा होता है, आधार चौड़ा, ढाल जो है इसकी ढाल तीव्र होती है, और इसका शिखर जो है नुकीला होता है। अब जो पठार है, ये इसका जो मध्य भाग होता है वो सपाट या समतल होता है, इसका ढाल जो है मंद होता है। इसी प्रकार हम ये मैदान है, ये मैदान समतल भी हो सकता है और ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है, ये इसकी विशेषता होती हैं, ऊबड़ खाबड़। अब पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इसकी दो प्रक्रियाएं, एक होते हैं बलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन, दूसरे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत को हम ज्वालामुखी वाली उसमें जानेंगे। आज हम नॉर्थ अमेरिका में जो बेसिक फीचर पाया जाता है बलित पर्वत का, उसको जानते हैं। यहाँ पर अगर दो प्लेटें, जैसे उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, उत्तर अमेरिकी प्लेट, और एक ओर से हमारी पैसिफिक प्लेट, जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, यानी अब सारी प्लेट सीमांत पर टकराती हैं, तो यहाँ पर अवसादों का फोल्ड होता है। इसे ही हम फोल्ड होने के कारण संपीड़न बल के प्रभाव से यहाँ पर बनता है फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत में हम ये भी देखते हैं, एक संपीड़न बल से हो गया, एक होता है तनावमूलक बल से जो पर्वत बनते हैं। यहाँ भी हम देख लेना तनावमूलक बल से क्या क्या निर्माण होता है। तो यहाँ पर बनते हैं ब्लॉक माउंटेन और होस्ट माउंटेन। वीडियो को हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, रिवीजन में टाइम लग गया आज। ब्लॉक माउंटेन को देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी का भ्रंश तल के सहारे तनावमूलक बल में प्लेटें खिंचती हैं, एक दूसरे से खिंचाव होता है, तो भ्रंश तल के सहारे जो है दो भाग ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे आप ये देखें, ये आप देखिए, ये उठा हुआ भाग जो है ये ब्लॉक पर्वत हो गए, ब्लॉक माउंटेन। ये नीचे जो अंदर बनता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं, भ्रंश घाटी। दोस्तों आप रिकॉल कीजिए, भारत में विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में क्या बहती है दोस्तों, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का में बहने का उदाहरण है, और ये विंध्यन और सतपुड़ा ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसी प्रकार आप होस्ट माउंटेन को देखेंगे, होस्ट में कुछ नहीं होता, आपको भ्रंश घाटी एक बीच वाला भाग स्थिर रहता है और आसपास का भाग जो है वो धसक जाता है। यहाँ पर आप देखिए, आसपास का भाग धसक जाता है, इसे ही हम जो है इसको बोलते हैं हम होस्ट माउंटेन। मतलब इसमें ज़्यादा कोई मामूली अंतर है, ऐसा कोई अंतर नहीं है। इसे बोलते हैं ग्रेबियन घाटी। आप एक बार देख लीजिएगा इसमें। तो ये माउंटेन हो गया। आप प्लेटू की बात करें, पठार माउंटेन जो है, ऐसे ये माउंटेन है और ये बीच में भी एक माउंटेन है, फिर एक माउंटेन है। दो माउंटेन के बीच में जो पाया जाता है उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। और एक पर्वत है, उसके बाद आपको पठार मिले यानी आइलैंड मिले, उसके बाद आपको या तो मैदान मिले, यहाँ आपको मैदान मिल सकता है, या ओशियन मिल सकता है। ओशियन भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसको पीडमोंट प्लेटू बोलते हैं, इसको पीडमोंट प्लेटू बोलते हैं, इसको पीडमोंट प्लेटू। और गिरपदीय पठार, इसी को हम ऐसे आगे कुछ संरचना ऐसी नहीं मिलती है तो इसे हमें गिरपदीय पठार का एक प्रकार है पीडमोंट प्लेटू। तो आपने देखा ज्वालामुखी पठार भी होते हैं।
जो कि बसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित होते हैं। तो हमने पर्वतों पठार की संरचना देखी, आइए हम इसको देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के मैप में। ब्लैंक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम इसको आपको रियल मैप में दिखाएंगे कि जिसमें दिया हुआ है सारे स्थान। तो आइए चलिए, पर्वत। यहाँ हम अलास्का में पहले पहुँचे तो अलास्का में हमें दिखा ब्रूक्स रेंज। यहाँ पर दोस्तों इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ब्रूक्स रेंज, यहाँ ब्रूक्स रेंज है अलास्का में। ये है अलास्का में अलास्का रेंज। यहाँ पर जो मिलेगी हमें मैकेंजी रेंज। 3 रेंज हैं, आप देखिएगा। इसी के माध्यम से हम पठारों का भी रिवीजन इसी में देखेंगे, पठारों को किस प्रकार सेट करेंगे और आप एक लिंकेज के माध्यम से याद कर पाएंगे सबको। यहाँ से हम देखते हैं एक कोस्ट रेंज आती है जो तट के सहारे आपको मिलेगी। कनाडा से लेकर इसका अमेरिका तक विस्तार है और यूएसए तक विस्तार है। तो चलिए, ये हो गई हमारी कोस्ट रेंज जो कोस्ट के सहारे है, कोस्ट रेंज दोस्तों, कोस्ट रेंज। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो मिलेगा बॉर्डर एरिया में कैस्केड रेंज मिलेगी हमें, कैस्केड जो कि यूएसए में है, कैस्केड रेंज। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे सियरा नेवादा, कैस्केड रेंज के बाद सियरा नेवादा रेंज, सियरा नेवादा रेंज। सियरा नेवादा के बाद हमने देखेंगे यहाँ पर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, XI भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेंटल डेंटल, और सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। इसके बीच में हम पठार सेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तरी अमेरिका की विशेषता जो रॉकी माउंटेन द्वारा निर्धारित होती है। रॉकी माउंटेन जिसका विस्तार कनाडा से लेकर यूएसए तक है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रृंखला है। रॉकी माउंटेन से कई नदियां भी निकलती हैं। ये उत्तर अमेरिका की जलवायु को भी निर्धारित करता है। हम जलवायु वाले टॉपिक में इसको चर्चा करेंगे। तो ये हो गया रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन, ये ब्रूक्स रेंज है, ब्रूक्स रेंज आप याद करिए। ये अलास्का है हमारा, अलास्का रेंज है। ये मैकेंजी है, मैकेंजी रेंज। ये कोस्ट रेंज हो गई कैस्केड, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये आपने देखा पर्वत। इसी प्रकार यहाँ क्यूबेक से लेकर उत्तरी क्षेत्र में, क्यूबेक से लेकर बर्मिंघम तक एक अपशिष्ट पर्वत पाया जाता है। जैसे हमारे भारत में गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली रेंज पाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ क्यूबेक से लेकर बर्मिंघम तक अपलेशियन पर्वत पाया जाता है। अपलेशियन रेंज, अपलेशियन माउंटेन पाया जाता है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत पाया जाता है नीचे, ये है ब्लू रिज पर्वत, ब्लू रिज माउंटेन। और यहाँ माउंट मिचेल नामक की चोटी पाई जाती है, जो ऊंची चोटी है यहाँ की, माउंट मिचेल। आप इसको देखेंगे मैप में। आइए, आपने पर्वतों को देखा, इन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी भी देख लेते हैं। जैसे अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। दोस्तों, माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले का नाम 2016 में चेंज हो चुका है, इसका नाम है डेनाली। यहाँ डेनाली नेशनल पार्क भी है, आप इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अलास्का की सबसे चोटी हो गई। इसके बाद हम कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी देखते हैं, तो माउंट लोगोन है दोस्तों, माउंट लोगोन, जो कि कनाडा में पड़ती है। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार कैस्केड रेंज की हम वो सबसे ऊंची चोटी देखते हैं। कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट रेनिये है, रेनिये। ओके दोस्तों, सियरा नेवादा रेंज की ये उत्तरी अमेरिका का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। आपने ब्लॉक पर्वत का कॉन्सेप्ट देखा। इसके आसपास ब्रंस घाटी पाई जाएगी, ये आपको याद रखिएगा। और ये आप यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ कैलिफोर्निया की घाटी पाई जाती है। तो कैलिफोर्निया घाटी, आपको ब्रंस घाटी का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। सियरा नेवादा रेंज, सियरा नेवादा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विटली, माउंट विटली है। आप इसकी ऊंचाई देखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है। आप रॉकी पर्वत की ऊंची चोटी देखिएगा, रॉकी पर्वत की ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। इस प्रकार हमने ये चोटियों को देखा। यहाँ आपने माउंट मिचेल को देखा।
इसके बाद पर्वतों को हम करने के बाद हम देखते हैं पठार किस प्रकार से हम सेट करेंगे इस मैप में। आपको छप जाएगा दिमाग में, ये आप देखेंगे कुछ ही देर में। यहाँ पर 3 रेंज हैं, ब्रूक्स रेंज, क्योंकि ये हम पेन चेंज कर लेते हैं, कलर को चेंज करेंगे प्लेटू करने के लिए। प्लेटू देखेंगे, प्लेटू में क्या है आपको ये भाग देखिए आप। ब्रूक्स, ये हमें दिख नहीं रहा है, इसका दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए ब्रूक्स, अलास्का और मैकेंजी, इन तीनों के बीच आपको मिलेगा यूकॉन का पठार, यूकॉन का प्लेटू। ओके दोस्तों, इन पर्वत पठारों को याद रखिएगा, क्योंकि हम अगले चैप्टर में नदियाँ और झीलें पढ़ेंगे, खनिज संसाधन पढ़ेंगे, तो आपको यहीं से लिंक करना है उनको, और इन्हीं से हम नदियों को प्रभावित करेंगे। तो यूकॉन का पठार हुआ, उसके बाद हमने देखा कनाडा में कोस्ट रेंज और रॉकी रेंज के बीच आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कोलंबिया का पठार मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबिया। आप याद रखिए ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। यहाँ पर हमें कैस्केड रेंज अमेरिका में पड़ेगा, या यूएसए में, कैस्केड रेंज और रॉकी के बीच आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कोलंबिया स्नैक प्लेटू मिलेगा। ये इसका नाम जो पड़ा है यहाँ बहने वाली स्नैक और कोलंबिया नदियों के नाम पर पड़ा है। इसके बाद हम सियरा नेवादा और रॉकी के बीच देखेंगे क्या मिलता है हमें। तो सियरा नेवादा रॉकी के बीच हमें मिलेगा ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन। इसकी जो संरचना है सोपानाकार इस तरह पाई जाती है, इसलिए इसको ग्रेट बेसिन कहा जाता है, आप देखेंगे आगे। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पाया जाता है कोलोराडो का पठार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है। आप देखेंगे ब्लॉक पर्वत जो दिया हमारा सियरा नेवादा, इसी के पास यहाँ पाई जाती है मृत घाटी, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है और सबसे गर्म स्थान है। यहीं पाया जाता है ग्रैंड कैनियन संरचना पाई जाती है। घाटी जब गहरी हो जाती है, आपको ये शेप मिले, रोकिए आप, ये शेप जब मिलता है वी आकार का, गहरा हो जाता है, तो हम इसको ही ग्रेट कैनियन का नाम देते हैं, ग्रेट कैनियन। ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आकर्षक स्थान है यहाँ का। आप देखिए आगे, यहाँ पर जो सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल हमने पढ़ा था, सियरा नेवादा ओरिएंटल जो मैक्सिको में था, यहाँ पाया जाएगा मैक्सिको प्लेटू। इनकी हम खनिज संरचना बाद में देखेंगे। आज हम इतना देखा, हमने एप्लेशियन भी देख लिया, पर्वत पठार देखे। अब आपको बताते हैं, ये हमें मिस किया था हमने कनाडा में। कनाडा का जो हिस्सा है, ये वाला ऊपरी हिस्सा, इसको बोलते हैं हम कनेडियन शील्ड जो है, ये प्राचीन आग्नेय और कायांतरित शैलों से बना है। ये भूसंचलन से अप्रभावित क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में धात्विक और अधात्विक खनिजों का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है, धात्विक और अधात्विक। आप सोच रहे होंगे कि हमें इसमें जो ग्रेट लेक्स हैं वो नहीं बताएगी, वो अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनसे कई प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्स और आप याद करिए, जो आपके बॉर्डर को अलग करता है यूएसए और कनाडा, ये आप दूसरी पेन से हम करते हैं कलर चेंज करके। ये आपको जो दिख रही है 49 डिग्री रेखा है, ये अक्षांश रेखा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पैरेलल रेखा बोला जाता है। ये यूएसए और कनाडा के बीच बॉर्डर बनाती है। ओके दोस्तों, तो और जो हमारा अलास्का हमने देखा, इसको जो अलग करता है यहाँ पर बेरिंग जल संधि, यूएसए के रूस के जो है साइबेरिया से अलग करती है। आपने डेनमार्क, सब चीज़ें आपने देखी हैं। अब आपको इसको रिकॉल करना है। हमने पूरा प्रयास किया है इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाने का। दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसको हमने जो देखा है, पश्चिमी क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जा रही हैं, इनको एक नाम दिया जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा नाम दिया जाता है।
ये कॉर्डिलेरा क्या होता है? कॉर्डिलेरा जो है विभिन्न क्रियाओं विभिन्न कालों में बने पर्वत समूहों को कहा जाता है। इसको एक साथ नाम दिया जाता है कॉर्डिलेरा है। और ये वेस्टर्न इसलिए है क्योंकि ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जा रही है। तो आप एक बार मेरे साथ इसको भी हम देख चुके हैं। अब आप देखिए, आंख बंद कीजिए अपनी, और क्या आप मेरे साथ रिकॉल कर पा रहे हैं जो मैं नाम बोलूँगा? क्या आप वहाँ पहुँच रहे हैं उस पर्वत पर, उस पठार पर? तो आप आंख बंद कीजिए या अपने आउटलाइन मैप को देखिए, इसको ब्लैंक वाले मैप को खोलिए। क्या आप उसको अपनी नज़रों से इमेजिन कर पा रहे हैं? चलिए आइए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले देखा ब्रूक्स, अलास्का और मैकेंजी रेंज। क्या आप अलास्का पहुँचे? क्या आपने यूकॉन का पठार इमेजिन किया? अब आप आगे चलिए, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आगे चले। आपने अलास्का में सबसे ऊंची चोटी देखी अलास्का रेंज की, डेनाली, जिसे हम 2016 से पहले माउंट मैकिनले के नाम से जानते थे, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों आगे हम बढ़े तो कोस्ट रेंज और रॉकी जो है माउंटेन, उसके बीच में हमें क्या मिला? कौन सा पठार था? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? यहाँ था ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कनाडा में। इसके बाद जो पठार हैं और पर्वत हैं, खनिजों के काफ़ी महत्वपूर्ण भंडार होते हैं और जलवायु में काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता निभाते हैं। उसके बाद हम कैस्केड रेंज और रॉकी रेंज के बीच में हमने कौन सा पठार देखा? तो कोलंबिया स्नेक का पठार देखा। आगे हमने सियरा नेवादा और रॉकी के बीच ग्रेट बेसिन का पठार देखा। आगे हमने फिर कोलोराडो का पठार देखा और आगे उससे मैक्सिको प्लेटू किन दो के बीच में था? तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। आप अमेरिका के पूर्वी भाग में गए और तो हमने देखा कि कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक एपलेशियन पर्वत का विस्तार है, जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत आपने अरावली जो है हिंदुस्तान में, उससे रिलेट किया। आपने ब्लू रिज माउंटेन देखा एपलेशियन का, जिसका दक्षिणी भाग में था। और आपने माउंट मिचेल सबसे ऊंची चोटी देखी। आपने अमेरिका में क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? कनाडा में कैनेडियन शील्ड किस भाग में है? यहाँ पर धात्विक अधात्विक खनिज क्यों पाए जाते हैं? ये प्राचीन और कायांतर शैलों से बना है। यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते। आप इस बात को देखेंगे। इसके बाद आप एक चीज़ देखिए, हमारे जो मैप में देखी है, आप पहुँचिए, आइए मेरे साथ। अलास्का से जो है इस क्षेत्र में ग्रीनलैंड से पास करते हुए हम देखेंगे, ये 66.5 डिग्री जो है आर्कटिक इसमें नहीं लिख नहीं रहा, ये आर्कटिक वृत्त पड़ता है। आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरता है? तो आप ये देख रहे हैं, अलास्का में पड़ता है, ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है। दोस्तों इन तीनों से गुजरा। तो आप यहाँ तक देख चुके हैं मेरे साथ। आप इस चीज़ को अपने माइंड में एक दो बार आप मेमोराइज करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और आप जब भी भूलें तो एक बार फिर से हमारी क्लास रिवाइज करें। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। यही हमारा मोटो है, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो दोस्तों आज हम नॉर्थ अमेरिका का जो दूसरा वीडियो है इसको यही अंत करते हैं। तीसरे वीडियो में आपको नदियों के बारे में, झीलों के बारे में और खनिजों के बारे में बताएंगे। तब तक आप तीसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और एक और जो दोनों वीडियो हमारी, उनको इत्मीनान से फिर से रिवाइज करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आप सर्च करेंगे @सिविल सारथी, इस पर आने वाले मैपिंग आधारित क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करें। इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसमें वीडियो लिंक में नीचे दिया जाएगा, टेलीग्राम लिंक। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार फिर से आपको, और सिविल सारथी में आप इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।